अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा बायो का टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो हो सकती हैं। वैसे तो बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में यहाँ पे दो हैं, हमने उनको डिस्कस करना है। डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन टाइप्स। इसको दो मेन टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है, वास्कुलर डिसऑर्डर, पैरालिसिस एंड फंक्शनल डिसऑर्डर्स। इसकी एग्जांपल आ जाएगी एपिलेप्सी। वास्कुलर डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू एनी डिस्टर्बेंस इन द ब्लड सप्लाई टू नर्वस सिस्टम। वास्कुलर डिसऑर्डर्स वो होगा यानी कि किसी भी वजह से जो ब्रेन है उसको ब्लड की जो सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो रही, तो वास्कुलर डिसऑर्डर्स हो जाएगा। वाइल फंक्शनल डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, यानी कि जो मैसेज ट्रांसमिट होने हैं, मैसेज फॉर्मेशन होनी है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, वो ठीक तरीके से या तो फॉर्मेशन नहीं हो रही या उसकी जो ट्रांसमिशन है वो नहीं हो रही। उसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स होगा उसको फंक्शनल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन वास्कुलर डिसऑर्डर्स एंड फंक्शनल डिसऑर्डर्स, तो ये हम दो डेफिनेशनें लिख लेंगे। आगे देखें, इसका जो डिसऑर्डर है पैरालिसिस। पैरालिसिस इज द कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन बाय वन और मोर मसल्स ग्रुप। पैरालिसिस बोलते हैं आमतौर पर, यानी कि जो फालज हो जाना उसको। अब फालज में क्या होता है कि बॉडी का कोई ना कोई जो पार्ट है वो अपना काम करना छोड़ जाता है। वो काम करना कैसे छोड़ देता है कि उस बॉडी का जो पार्ट है जो पैरालाइज हुआ है उसका कनेक्शन बेसिकली ब्रेन के साथ ख़त्म हो जाता है। फिर उस पार्ट के ऊपर आप चाहे मारते रहें चाहे आप कुछ भी करते रहें, वो पार्ट जो है वो बॉडी को महसूस ही नहीं हो पाता। वो पार्ट को यानी कि ब्रेन जो है उसके जो मैसेजेस वगैरह होते हैं वो डिटेक्ट ही नहीं कर रहा होता। इट इज़ द मोस्ट ऑफ्टन काज्ड बाय डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के डैमेज होने की वजह से पैरालिसिस काज होती है। द डैमेज मे बी ड्यू टू स्ट्रोक, रैप्चर इन ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो स्ट्रोक होता है, जो ब्लड वेसल्स हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, अगर वो ब्रस्ट हो जाएं या वो फट जाएं, उनकी वजह से भी हो सकता है। ब्लड क्लॉटिंग इन दीज ब्लड वेसल्स, जो ब्रेन के अंदर खून की नालियाँ हैं उनमें ब्लड क्लॉटिंग, खून जम जाए, तब भी हो सकता है। और पॉइजन प्रोड्यूस्ड बाय पोलियो वायरसेस, और पोलियो वायरस की वजह से जो पॉइजन जहर बनता है उसकी वजह से भी पैरालिसिस काज हो सकता है। आपने सुना होगा कि बच्चों को पोलियो के कतरे जो पिलाए जाते हैं वो इसीलिए ही पिलाए जाते हैं ताकि उनको जो पोलियो का वायरस है वो अटैक ना कर सके। पेशेंट में हैव वीक पैरालिसिस थ्रू आउट हिज हर बॉडी और हैव पैरालिसिस इन वन साइड ऑफ द बॉडी। जो पेशेंट्स है हो सकता है कि उसको जो पैरालिसिस है वो वीक हो, वो यानी कि थोड़ा हो, उसका बॉडी का पार्ट जो है वो सम टाइम काम कर रहा हो सम टाइम काम ना कर रहा हो। दे में आल्सो बी पैरालिसिस इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज़ और इन ऑल फोर लिम्स। हो सकता है कि उसकी जो टांगे हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज़ यानी कि जो लोअर रीजन है वो काम करना छोड़ जाए, और इन ऑल फोर लिम्स या उसके हाथ, बाजू, और जो यानी कि हम फोर लिम्स हम बोलते हैं, दो हाथ और बाजू हो गए और दो जो लेग्स हो गई, इनको हम बोलते हैं फोर लिम्स, यानी कि टांगे भी उनके काम करना छोड़ सकती हैं और जिसके बाजू हैं वो भी काम करना छोड़ सकते हैं। अब ये देखें साइड बॉक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अक्सर वक्त आपने देखा होगा कुछ लोगों को दौरे पड़ रहे होते हैं, जब उनको वो दौरा पड़ता है तो वो ज़मीन पे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो बॉडी का एक इक्विलिब्रियम जो पोजीशन है वो उनके कंट्रोल में ही नहीं रहती। ड्यूरिंग अ सीरियस अटैक ऑब्जेक्ट शुड नेवर बी प्लेस्ड इन अ पेशेंट माउथ एज इट कैन रिजल्ट इन सीरियस इंजरी, यानी कि जब ये अटैक होता है कि उस टाइम ज़रूरी है कि जो पेशेंट है उसके मुंह में कोई भी चीज़ ना हो। क्यों? क्योंकि जब ये अटैक होता है तो ये जो हमारे जबड़े हैं, यानी कि जो ओरल कैविटी है, माउथ के जो जबड़े हैं, ये आपस में बहुत मजबूती से बंद हो जाते हैं। इट इज़ पॉसिबल देन द पेशेंट विल बाइट हिज हर ऑन टंग। ऐसा भी हो सकता है कि इस यानी कि जो है दौरा जो पड़ता है इस अटैक के दौरान अगर पेशेंट की जो टंग है, ज़ुबान, अगर वो दांतों के दरमियान में आ जाए तो हो सकता है वो भी कट जाए। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड डिसऑर्डर है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी इज अ नर्वस डिसऑर्डर इन विच देयर इज एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स इन ब्रेन। आपने देखा होगा कि लोगों के जो हाथ पांव वो कांपते रहते हैं, ठीक हो गया। उसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल नर्व इम्पल्स जनरेशन होती जाती है। हमने यानी कि हाथ हिलाना भी नहीं होता लेकिन फिर भी वो हमारा हाथ जो है वो हिलते रहते हैं, टांगें जो हैं वो हिलती रहती हैं। तो एबनॉर्मल और एक्सेसिव नर्व इम्पल्स जो है वो डिस्चार्ज हो रही हैं ब्रेन से एक इंसान के, यानी कि ना चाहते हुए भी वो जो है वो नर्व इम्पल्स क्रिएट होती रहती हैं। इट काजेज अनप्रोवोक्ड सीजर्स इन पेशेंट, जो कि पेशेंट्स को यानी कि वक्फे वक्फे से जो इरेगुलरली दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं।
A seizures of epilepsy is a temporary abnormal state of brain marked by convulsions, यानी कि जो ब्रेन का पार्ट है वो कुछ टाइम के लिए अपना जो काम करना बंद कर देता है, एकदम स्टॉप कर देता है। तो इंसान जैसे ही खड़ा होता है वो वैसे का वैसा ही ज़मीन पे गिर जाता है। इन यंगर पीपल एपिलेप्सी मे बी ड्यू टू जेनेटिक और डिवेलपमेंटल काजेज। एपिलेप्सी जेनेटिकली भी हो सकती है और डिवेलपमेंटल काजेज यानी कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है उनमें भी हो सकती है। इन पीपल ओवर एज 40 ईयर्स, जो लोग 40 साल से ऊपर हैं, ब्रेन ट्यूमर्स आर मोर लाइकली टू काज एपिलेप्सी। अब उनमें अगर यानी कि ब्रेन पे चोट लगे, जो यानी कि ब्रेन के अंदर ट्यूमर पैदा हो जाए, उसकी वजह से भी हो सकता है। हेड ट्रॉमा यानी कि अगर जब चोट लगे ब्रेन के ऊपर, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शंस, चोट लगने की वजह से सर पे चोट लग गई, ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो गया, वो एपिलेप्सी का काज हो सकता है एट एनी एज, किसी भी एज में, चाहे वो 40 से अबव है इंसान या उससे कम एज में है। देयर इज़ नो नॉन केयर ऑफ एपिलेप्सी बट मेडिसन्स कैन कंट्रोल सीजियर्स, यानी कि एपिलेप्सी की कोई जो स्पेसिफिक मेडिसिन मौजूद नहीं है, लेकिन इस दौरान जो दौरे पड़ रहे होते हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है। पेशेंट्स ऑफ एपिलेप्सी हैव टू टेक मेडिसिन डेली फॉर द ट्रीटमेंट एज वेल एज प्रिवेंटेशन ऑफ सीजियर्स, यानी कि जो एपिलेप्सी के पेशेंट हैं उनको रेगुलरली मेडिसिन लेनी चाहिए ताकि वो जो दौरे पड़ते हैं, ये जो झटके लगते हैं, उनको वो उनसे बच सकें। दीज आर टर्म्ड एज एंटी कन्वल्यूसेंट्स और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। इनको हम एंटी कन्वल्यूसेंट ड्रग्स के नाम से या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के नाम से मेडिसिन को हासिल कर सकते हैं। ये साइड बॉक्स है, इसको भी देख लेते हैं। द नॉलेज ऑफ द कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम हैज़ हेल्प्ड मैन इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ नर्वस डिसऑर्डर इंक्लूडिंग पैरालिसिस एंड एपिलेप्सी, यानी कि ब्रेन के बारे में वो कैसे बना है, उसके जो पार्ट्स हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं, इस चीज़ की जो नॉलेज है वो हेल्प करता है ह्यूमंस की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों को ट्रीटमेंट करने के लिए और उनको डायग्नोस करने के लिए, तलाश करने के लिए। वो बीमारियां पैरालिसिस भी हो सकती हैं और एपिलेप्सी भी हो सकती हैं। मैन हैज़ डिस्कवर्ड द एरियाज ऑफ ब्रेन दैट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्राम डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स, जो यानी कि ह्यूमन हैं उन्होंने ब्रेन के अंदर ऐसे पार्ट्स को डिस्कवर कर लिया है, ढूंढ लिया है, जो कि इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं सेंस ऑर्गन से। एंड द एरियाज दैट सेंड मैसेज टू द डिफरेंट इफेक्टर्स, और उन एरियाज को भी डिस्कवर कर लिया है जो कि बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को मैसेज सेंड करते हैं। सच नॉलेज हेल्प्स अ लॉट इन आइडेंटिफाइंग द माल फंक्शनिंग एरियाज ऑफ द ब्रेन। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ब्रेन के बहुत सारे एरियाज़ की जो माल फंक्शनिंग है, उनमें जो डेफिशिएंसी है, जो ख़राबी आ रही है, उसके बारे में हमें मालूमात मिल जाती है, ताकि फिर उसके मुखालिफ हम मेडिसिन यूज़ कर सकें और अपना ट्रीटमेंट करवा सकें। जी बेटा, हमारा टॉपिक आज का यहीं तक का था। हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया है। ये डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। ये दोनों हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। अब इस चैप्टर के MCQs रह गए हैं, वो भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। जी बेटा, ये MCQs हैं। MCQs फर्स्ट देखें। प्रोसेस दैट कैरी नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी आर कॉल्ड, यानी कि वो कौन से, यानी कि जो पार्ट है जो कि मैसेज को सेल बॉडी से दूर लेके जाता है, तो हम उसको लगाएंगे एक्सॉन्स। ए ऑप्शन है। द पोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट इज़ इनवॉलेंट्री इन एक्शन, जो कि इनवॉलेंट्री इन एक्शन है, तो उसमें हमारे पास इसका सी ऑप्शन आएगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सी ऑप्शन इसका आएगा। जी बेटा, नेक्स्ट MCQs देखें। विच न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसमें कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, तो इसका हमारे पास डी ऑप्शन आएगा, इंटर न्यूरॉन्स ओनली। द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल्स मूवमेंट, इंटरप्रिटेशंस ऑफ द सेंस एंड द मेमोरी इज द, यानी कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि मसल्स की मूवमेंट को, इंटरप्रिटेशंस को और सेंस वगैरह को जो कंट्रोल करता है, तो वो हमारे पास है MCQs 4 का सी ऑप्शन, सेरिब्रम। नेक्स्ट देखें। अपार्ट फ्रॉम हेयरिंग व्हाट अदर मेजर बॉडी फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द एयर, यानी कि सुनने के अलावा जो हमारे एयर हैं, कान हैं, वो और कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो हमारे पास इसका बी ऑप्शन आएगा, बॉडी बैलेंस। नेक्स्ट MCQs देखें। द माइलियन शीट इज फॉर्म्ड बाय डैश विच वार्प्स अराउंड द एक्सॉन्स ऑफ सम न्यूरॉन्स, तो ये शवान सेल हैं, हमने न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में पढ़ा है, वो इसके इर्द गिर्द बने हुए होते हैं। दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन का पार्ट कौन सा नहीं है, तो जो सी ऑप्शन है, सेरिब्रम, ये हिंड ब्रेन का पार्ट नहीं है। हमने इसको ब्रेन का यानी कि जो डिवीजन पढ़ी थी उसमें पढ़ा था, पोन्स भी है, मेडुला ऑब्लिंगेटा भी है और सेरिब्रम भी है।
जो 7 MCQs का हमारे पास जो आंसर आएगा सी ऑप्शन आएगा, सेरिब्रम। नेक्स्ट MCQs देखें, इफ़ यू लुक एट एन इंटैक्ट ह्यूमन ब्रेन व्हाट यू सी द मोस्ट इज़ द लार्ज हाईली कन्वोल्यूटेड आउटर सरफेस। दिस इज, यानी कि अगर हम ब्रेन को देखते हैं तो हमें सबसे यानी कि जो कन्वोल्यूटेड, जो मुड़ा हुआ या आपस में इकट्ठा हुआ पार्ट ब्रेन का कौन सा नज़र आता है, तो हमारे पास ए ऑप्शन आएगा, सेरिब्रम। क्यों? क्योंकि जो सेरिब्रम है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर प्रोड्यूस्ड इन द पैंक्रियाज, इसका डी ऑप्शन आएगा। ऑल ऑफ दीज आर हार्मोन्स एक्सेप्ट, यानी कि सारे हार्मोन हैं, इनमें से एक जो है वो हार्मोन नहीं है, कौन सा? तो हमें पता है इंसुलिन भी हार्मोन है, थायरोक्सिन भी हार्मोन है, ग्लूकागोन भी हार्मोन है, लेकिन ये जो पेप्सिनोजिन है ये एक एंजाइम है। तो हमारे पास जो MCQs 10 का ऑप्शन आएगा डी, पेप्सिनोजिन। ये बेटा हमारा चैप्टर यहाँ पे पूरा हो गया। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।